हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज सबऑर्डिनेट कोड। ठीक है, ये भी क्या रहेगा, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कोर्ट्स की बात कर रहे थे, अभी हम ये सारा का सारा जो जितने भी टॉपिक है ये हमने अभी जो जुडिशियल वाला सिस्टम किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो कवर कर दिए थे, लेकिन इसके बाद हमारे पास जो अदर कोर्ट्स आते हैं जो इससे लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो उनके बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है वो कहाँ पे दिया गया है, दैट इज पार्ट 6। किसमें दिया गया? पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 6 में बात की गई है आर्टिकल 233 से लेकर 237 के बीच। कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 233 से 237। ठीक है, इसमें इसकी बात करी गई है और इसमें क्या बात करी गई है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। किसके बारे में समझना पड़ेगा? व्हाट इज द सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं। Subordinate courts are the lower courts and below the high courts in the state judicial hierarchy, and they deal with the civil and criminal cases at the district and below district level। ठीक है, यहाँ पर समझ गए आप डेफिनेशन से क्या समझे हम कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे वो हमारे पास कौन से कोर्ट्स होंगे? ऐसे कोर्ट्स होंगे जो हाई कोर्ट से बिलो रैंक के होंगे, यानी कि बिलो रैंक का मतलब रैंकिंग तो नहीं है पर इसमें लेवल बोल सकते हैं आप कि हायरार्की बोल सकते हैं कि हायरार्की में ये बिलो टू द सुप्रीम हाई कोर्ट हो गए। ठीक है, और साथ साथ जो इनका जो जुरिस्डिक्शन होगा ये किन मैटर्स में जुरिस्डिक्शन करेंगे? सिविल मैटर एज वेल एज ऑफ द क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, तो दोनों में इसमें अपना ये जुरिस्डिक्शन देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हायरार्की। ठीक है, तो इसकी हायरार्की क्या रहेगी? तो हायरार्की का मतलब क्या होता है कि एक लेवल्स, मतलब कि फर्स्ट सेकंड ऑर्डर्स। ठीक है, कि सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या टॉप से लेकर बॉटम, बॉटम से लेकर टॉप तक की। तो यहाँ पे अगर हम पहले सिविल कोर्ट की बात करें, इसकी बात करें हम हायरार्की में सिविल कोर्ट की, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आता है? डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ पे सिविल कोर्ट में सबसे पहले कौन आएगा? डिस्ट्रिक्ट जज आ जाएगा। फिर इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आ जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। फिर आएगा सिविल जज तीसरे नंबर सीनियर डिवीजन में। ठीक है, और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है, क्या आ जाएगा? जूनियर डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से ये किसकी हायरार्की आ गई हमारे पास? सिविल कोर्ट की। अब चलेंगे हम क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट्स में हम देखेंगे यहाँ पे पहला जो पॉइंट आएगा दैट इज अ सेशन जज, जिसको हम सेशन कोर्ट बोलते हैं ना। सेशन कोर्ट में मामला गया, वहां पे सेशन जज होता बैठा हुआ। ठीक है, तो ये सेशन न्यायाधीश। दूसरा एडिशनल सेशन जज। तीसरा आ जाएगा इसमें चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजेएम। और चौथा है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। एंड द लास्ट इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, इन सम केसेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि जैसे कि कई जगह ये एसडीएम ये काम कर लेता है। ठीक है, एसडीएम या डीएम इन काम को करता है। ठीक है, या तो डीएम या एसडीएम इन चीजों को देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके हायरार्की को समझ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली क्या क्या प्रोविजन दिया गया है। तो इसमें अलग अलग आर्टिकल है। सबसे पहले हम अनुच्छेद 233 की बात करेंगे, आर्टिकल 233 की बात करेंगे। ठीक है, 233 की बात करेंगे। इसमें कहा गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। सबसे पहले क्या कहा गया कि यहाँ पर हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट जज का होना जरूरी है। और 234 में कहा गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब कि हम क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज, अन्य न्यायिक अधिकारियों की भर्ती करना। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जज की तो होगी 233 के बाद जो अलग अन्य जो जज बच गए हैं उनकी नियुक्ति हम 234 से अनुच्छेद से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आएगा हमारे पास है आर्टिकल 235। ठीक है, 235 इसमें कहा गया कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसमें आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के माध्यम से सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 235 के माध्यम से हाई कोर्ट सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर अपना क्या करेगा? कंट्रोल रखेगा, कंट्रोल करेगा। आर्टिकल 236 की बात करें, 236 की बात करें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द सर्टेन एक्सप्रेशन, यानी कि कुछ शब्दों का व्याख्या करना। हमने इसमें मतलब स्पेसिफिक वर्ड्स की इसमें हमने व्याख्या की है, यानी कि उसको इंटरप्रिटेट किया है। एंड आर्टिकल 237 एप्लीकेशंस ऑफ प्रोविजंस टू सर्टेन क्लासेस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, यानी कि प्रावधानों का कार्यालय पालिका मैजिस्ट्रेट पर भी लागू होता है।
ठीक है, मतलब कि इसमें जो सर्टेन मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके ऊपर कुछ प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द सम प्रोविजन। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ द जज। इसमें नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द जज। सबसे पहले आएगा डिस्ट्रिक्ट जज, आर्टिकल 233 में बात की गई है। अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये पूछा जाएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर के द्वारा, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। किसके कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से हम गवर्नर के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करते हैं, और ये हमारे पास है आर्टिकल 233 में बात कही गई है। और मस्ट हैव एटलीस्ट 7 years ऑफ लॉ प्रैक्टिसेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 7 साल तक कानून की प्रैक्टिस या अभ्यास किया है, ठीक है। तो इस तरह से फिर आता है सिविल जज। सिविल जज है यार, या इसको मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं, आर्टिकल 234 में बात कही गई है। ये भी सेम क्या है कि अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट्स। ऊपर तो सिर्फ हाई कोर्ट ही था, ठीक है, किसके लिए था हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। लेकिन अगर हम सिविल जज की बात करते हैं, सिविल जज में हमारे पास क्या रहेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी रहेगा और हाई कोर्ट भी रहेगा, दोनों की कंसल्टेशन से गवर्नर के द्वारा मैजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाता है। सो रिक्रूटमेंट यूजुअली थ्रू जुडिशियल सर्विस एग्जाम, किसके माध्यम से होगी ये, जुडिशियल सर्विस एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्टेट पीसीएस और द हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसके लिए जो जैसे हमारे पास सिविल सर्विस होता है वैसे यहाँ पे जुडिशियल सर्विसेज होता है, ठीक है। और जो हमारे सिविल सर्विस क्या है, सेंट्रल है, ठीक है, और स्टेट है। और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्टेट के माध्यम से, ये अलग अलग स्टेट की निकलती है सर्विसेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्या आ जाएगा, पावर एंड फंक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबसे पहले तो सिविल जुरिडिक्शन की बात करें तो जिसमें कि हमारे पास पहला पॉइंट आएगा, क्या आएगा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में यहाँ पे बातचीत हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किसी पार्टी के, दो पार्टी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, टॉर्ट्स है, डाइवोर्स है ना, या डिवोर्स बोलते हैं जिसको हम, डिवोर्स या सक्सेशन एटसेट्रा, ये सभी मामले कहाँ पे निपटाए जाएंगे, सिविल जुरिस्डिक्शन में निपटाए जाएंगे। फिर क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आ जाएगा, जिसमें कि क्रिमिनल ट्रायल्स अंडर आईपीसी एंड सीआरपीसी, ठीक है। सीआरपीसी क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड है ना। फिर अब इसका जो आईपीसी का नाम है वो चेंज कर दिया गया है। अब इसका जैसे पहले क्या था, इंडियन पिनल कोड था, अब इसको भारतीय दंड न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है। भारतीय, इसको क्या बोला जाएगा, भारतीय दंड न्याय संहिता, न्याय संहिता, ठीक है। तो इस तरह से इसका अब ये नाम चेंज किया है। और इसमें बेल होगी, कोई रिमांड हो गया, एफआईआर हेयरिंग वगैरह, या सेंटेंसिंग, जैसे कि सेशन जज कैन अवॉर्ड कैपिटल पनिशमेंट सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये कैपिटल पनिशमेंट वगैरह दे सकता है। तो इतना सारा मामला इसमें देखा जाएगा, किसमें, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में देखा जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट कोर्ट्स एंड देयर पावर। क्या आएगा, इंपॉर्टेंट कोर्ट्स एंड देयर पावर। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें तो ये टाइप कैसा हमारे पास सिविल है, और की पावर है ओरिजिनल एंड एप्लेटिव सिविल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। सेशन जज में हम क्रिमिनल मैटर्स को देखेंगे, कैन हियर सीरियस आईपीसी ऑफेंसेस, अवॉर्ड लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ एटसेट्रा। फिर इसमें चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजीएम आएगा, यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स को देखेंगे, कैन अवॉर्ड सेंटेंस अप टू द 7 year, मतलब कि जो 7 साल तक की सजा दी जा सकती है अगर आपका केस चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास लगा है, इस ऊपर की सजा नहीं दे सकती। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये भी क्रिमिनल मैटर को देखेगा, एंड कैन अवॉर्ड सेंटेंस अप टू द 3 year और फाइन अप टू द 10,000, यानी कि 10,000 तक की ये फाइन लगा सकता है, या 3 साल तक की मैक्सिमम ये सजा दे सकता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जज कितने साल की सजा दे सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे ये सिविल मैटर को डील करेगा, और डील्स विद स्मॉल सिविल डिस्प्यूट्स अप टू द सर्टेन मॉनेटरी लिमिट्स, मतलब कि कुछ छोटे मोटे जो मॉनेटरी लिमिट्स है उसके बेसिस तक ये मैटर को डिस्कस करेगा। उसके बाद आएगा कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट्स, किसकी बात आती है, कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, दैट इज आर्टिकल 235, किसकी बात की गई है,
आर्टिकल 235 में बात की गई है। हाई कोर्ट हैज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट का यहाँ पे क्या रहेगा, पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, को अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त है, यानी कि वो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो गतिविधियां है उसको कंट्रोल करने का जो अल्टीमेट जो पावर रहेगी वो किसके पास रहेगी, हाई कोर्ट के पास रहेगी। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ही कैन ट्रांसफर, प्रमोशंस, लीव, इंक्वायरी, इंस्पेक्शंस ऑफ द कोर्ट फंक्शंस या सेटिंग जुडिशियल स्टैंडर्ड एक्सेट्रा, ये सारा के सारे मैटर में डायरेक्ट कर सकता है हाई कोर्ट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, देन आता हमारे पास सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये तो बार बार हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि भाई जो हमारी जुडिशरी है वो क्या रहेगी, उसका जो सेपरेशन है हम किस से अलग रखेंगे, वो एग्जीक्यूटिव मैटर से हम उसको हमेशा अलग रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए मतलब कि इसकी सुपरमेसी बनाने के लिए हम ये बात करते हैं, ताकि हम इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसकी अपनी एक सुपरमेसी या इंडिपेंडेंसी बची रहे। ठीक है, तो इसकी बात है आर्टिकल 50 में भी कही गई है, जब हमने डीपीएसपी की बात की थी। ठीक है, उसमें भी बताया था कि सुपरमेसी मतलब कि ये क्या, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 50 डायरेक्ट द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव स्पेशली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि ज्यादा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी क्या है, अपेक्स कोर्ट है और ये अलग से काम करते हैं, डिफरेंटली काम करते हैं। बट यहाँ पर इंटरफेयर कहाँ आता है, जब हम ट्रिब्यूनल्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का इंटरफेयर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनको अलग करने के लिए जो हमारे पास आर्टिकल 50 है जो डीपीएसपी का पार्ट है, तो उसमें ये डायरेक्ट किया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट है, जो स्टेट है, वो ये इंश्योर करे कि जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स वगैरह हो गया वो अलग होना चाहिए। ठीक है, उसकी इंडिपेंडेंसी बनी रहनी चाहिए, वहां पे एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, तो सबसे पहले कि टू अपॉइंट द कॉन्ट्रैक्ट टू अप, इसमें फर्स्ट है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिटीजन विद जस्टिस सिस्टम। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो पहली अपनी जो गुहार लगा सकता है न्याय की, तो वो पहला एक ऐसा द्वार बनता है जहाँ पे एक आम आदमी अपने न्याय के लिए जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, रिड्यूस बर्डन ऑन द हायर कोर्ट, जो उच्च न्यायालय है उनके ऊपर से बर्डन कम करेगा, बोझ कम करेगा। प्रोवाइड एक्सेस टू द जस्टिस एट ए लोकल लेवल, यानी कि आपको हमेशा हाई कोर्ट नहीं पहुंचना पड़ेगा या आपको अपने दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा, आपको अपने क्षेत्र में लोकल में ही जो न्याय व्यवस्था वो मिल जाएगी। और उसके बाद मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर थ्रू क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी, ये हमारे पास इसमें कुछ की फीचर्स थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, दैट इज अवर चैलेंजेस। ठीक है, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को क्या क्या बेसिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला कि ह्यूज पेंडेंसी एंड डिलेज, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट के बेसिस पे कि यहाँ पर काफी ज्यादा पेंडेंसी और ह्यूज डिले देखने को मिल रहा है एंड वैकेंट जुडिशियल पोस्ट रहती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास न्याय पूरी तरह से नहीं हो पाता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है। देन आता लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रेशर्स लोअर लेवल्स में बना रहता है, इसलिए वो अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंसी नहीं दिखा पाते। तो ये भी एक चैलेंज है अभी तक हमारे सामने, जिसको हमें ओवरकम करना जरूरी है। उसके बाद आता है जुडिशियल रिफॉर्म सजेस्टेड, कि भाई क्या क्या हम इसमें रिफॉर्म्स ला सकते हैं। फिल द वैकेंसी ऑन वॉर फुटिंग, मतलब कि इमीडिएटली हमें सारी की सारी वैकेंसी को फिल करना होगा। और साथ ही साथ इंक्रीज बजटरी एलोकेशन फॉर जुडिशरी, यानी कि जो हमारे पास जुडिशरी है उसके लिए बजट एलोकेशन से बढ़ाना पड़ेगा। फिर आ गया डिजिटाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास है डिजिटाइज। डिजिटाइज कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग्स, क्या करना हमने, प्रोसीडिंग को हमें डिजिटाइज करना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और सीरियस केसेस, अलग से हम इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना सकते हैं जो कि इमीडिएट डिसीजन देने में सक्षम हो। देन आता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, यानी कि जितनी भी जो जुडिशियल सिस्टम है इसकी अपनी एक अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करनी होगी, और साथ ही साथ इसमें परफॉर्मेंस ऑडिट भी हमें देना पड़ेगा। ट्रेनिंग एंड इसमें सेंसिटाइजेशन ऑफ द जज एंड स्टाफ्स, तो ये इसमें बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात आती है। लास्टली कंक्लूड है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम,
ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट लोअर जुडिशरी एंश्योर रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का जो शासन होगा, एंड स्पीडी जस्टिस, ट्रस्ट इन द सिस्टम, जुडिशियल रिफॉर्म्स एट दिस लेवल्स आर क्रिटिकल फॉर द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ऑफ द फंक्शन एफिशिएंटली। मोटे मोटे तौर से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो हमें हेल्प करता है टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द अदर कोर्ट्स और द हायर कोर्ट्स, और साथ ही साथ एक स्पीडी जस्टिस देने के लिए भी इसका काम लिया जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें बेसिकली हम ये भी इसमें देखने का प्रयास करते हैं कि जो जो जस्टिस है वो हम इमीडिएटली दे सके एट दी लोकल लेवल, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे लोग क्या है कि दूर दराज नहीं जा सकते और या उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए उनके साथ किसी भी तरह की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, तो हमें उनको लोकल लेवल में जस्टिस प्रोवाइड करने का प्रयास करना होगा, ठीक है। तो इसलिए ये अपने एंड में एक एफिशिएंटली काम करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंज्यूमर कमीशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, कंज्यूमर कमीशन इन इंडिया। अंडर आर्टिकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इसकी बात की गई है कि हमारे पास एक क्या होना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए या कंज्यूमर फोरम होनी चाहिए, जहां पे कंज्यूमर के साथ या उपभोक्ता के साथ यदि किसी तरह की कोई अन्यायिक प्रक्रिया या अन्यायिक गतिविधि अंजाम दी जाती है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक कोई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द कंज्यूमर कमीशन? कंज्यूमर कमीशन अर्लियर, ठीक है, अर्लियर इट इज कॉल्ड एज द कंज्यूमर फोरम। क्या कहलाती थी ये पहले? कंज्यूमर फोरम कहलाता था, पर अभी इसको हम कंज्यूमर कमीशन के नाम से जानते हैं। इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी दैट प्रोवाइड अ लीगल रेमेडीज टू द कंज्यूमर इन केस ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ओवरचार्जिंग या प्रोडक्ट लायबिलिटीज। इन मुद्दों के ऊपर ये काम करता है। अब आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि जो कंज्यूमर कमीशन है उसका जो बेसिक काम है वो क्या है? आप बोल सकते हैं उसमें कि उसका काम रहेगा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को के रिगार्डिंग जस्टिस देना या रेमेडियल एक्शन लेना, और डेफिशिएंट सर्विसेज या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या ओवरचार्जिंग या प्रोडक्टिव लायबिलिटीज को रेमेडीज प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपके साथ मान लो कभी आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हो, तो वहां पर आपको मान लो कि आपसे चार्जेस किया जा रहे हैं 500 रुपया, कितना चार्ज किया जा रहा है? 500 रुपया। लेकिन आपको जो वहां पे क्वांटिटी दी जा रही है वो दी जा रही है मान लो कि आपको 50 रुपए के बराबर, तो आपको लग जाता पता। जैसे सपोज करो कि आपने वहां पे पोटैटो की वेजिटेबल ऑर्डर कर दी, क्या करा कि पोटैटो की मुझे वेजिटेबल चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि आपने यहाँ पे आलू की सब्जी ली, और आलू की सब्जी का चार्जेस यहाँ पे रखा गया कि हम देंगे 250 रुपए में। कितने में इसमें लिखा गया? 250 रुपए में। लेकिन उसकी क्वांटिटी में वो दे देते एक आलू काट के, ठीक है, बॉल करके वो ऐसे ऐसे दे करके एक आलू की क्वांटिटी आपको दे देते और आपसे 250 चार्ज कर लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको चार्ज कर सकते हैं कि भाई आपने तो किस तरह से डेफिशिएंट सर्विसेज दे रहे हैं आप, ठीक है। आप कंप्लीट मतलब कि आप तो हमारे को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। 250 में आप इसकी क्या क्वांटिटी दे रहे हैं? मतलब कि एक आलू की तो मान लो 5 रुपए का ही आलू होगा, तो आप 5 रुपए की चीज 250 में तो नहीं बेच सकते ना, ठीक है। जितना भी मटेरियल है, कितने का मटेरियल लगा होगा? 20, 30, 50 रुपए का मटेरियल लगा हो, 100 रुपए से ऊपर तो आप उसको किसी भी हालात में नहीं बेच सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम में ये चार्ज किया था अगर आप मान लो कि इन सर्विसेज में बहुत ज्यादा हाई टेक है, ठीक है। तो आप उन मैटर्स को कहाँ ले जा सकते हैं? कंज्यूमर फोरम में ले जा सकते हैं। क्लियर? मतलब कभी भी कंज्यूमर के साथ किसी भी मैटर में कोई भी धोखाधड़ी होती है, तो उस धोखाधड़ी से बचाने के लिए हमारे पास क्या है? कंज्यूमर फोरम है, ठीक है। और इसके लिए देखो पहले टीवी में बहुत ज्यादा ऐड आती थी और उसमें अमिताभ बच्चन वगैरह जैसे ये स्टार जो लोग हैं हमारे, ठीक है, तो वो इसमें ऐड करते थे और बताते थे कि भाई कंज्यूमर जागो, ग्राहक जागो, इस तरह की ऐड आती थी ना, टीवी में आती थी। ये बहुत जगह इसको दिखाया जाता था कि भाई आपके अपने अधिकार है, इस तरह से आप अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। अलग अलग तरीके से वो हमें बताने का प्रयास किया जाता था। देन आता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। हमारे पास कौन सा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड इट रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि 1986 का जो एक्ट है उसको रिप्लेस करके अब हमने नया कानून बना दिया जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड इट इंट्रोड्यूस्ड ई फिलिंग ऑफ द कंप्लेंट। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं, और साथ ही इंक्लूड्स प्रोडक्ट लायबिलिटीज एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा गया है? प्रोडक्ट लायबिलिटीज एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। यहाँ के इसके लिए क्या कर दिया हमने?
CCPA एस्टेब्लिश किया गया। क्या बोला गया? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को यहाँ पे हमने स्थापित किया है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे दैट प्रोवाइड फॉर द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस या रेजोल्यूशंस थ्रू द मीडिएशंस, एक मीडिएशन के तौर पर। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये 3 लेयर में काम करता है। 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द कंज्यूमर कमीशन है। सबसे पहले तो ये कहाँ पे काम करेगा? डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, फिर नेशनल लेवल में, यानी कि 3 लेयर में ये काम करेगा। पहला जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में है दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, ठीक है। और ये जो जुरिस्डिक्शन है अप टू द ₹50 लाख तक के मामले देख सकता है। और अगर हमें अपील्स लाइज टू द स्टेट कमीशन, ठीक है, किसके पास रहेगी? स्टेट कमीशन के पास। सेकंड आएगा हमारे पास स्टेट लेवल में। तो स्टेट लेवल में हम क्या देखते हैं? स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन, ठीक है। और इसमें जो मामले होंगे वो 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के होंगे। और ये नेशनल कमीशन के पास अपील की जा सकती है। और अगर यहाँ पे नेशनल लेवल में आएगा कोई मामला, तो नेशनल लेवल में हमारे पास जो बना है जुरिस्डिक्शन नेम है इसका नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, ठीक है। और इसके जो मामले होंगे 2 करोड़ से अधिक के मामले देखे जाएगा, अबव देन द 2 करोड़। और साथ साथ इसकी जो अपील जाएगी वो कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ये आप इस तरह से इसको हायरार्किकल बेसिस पे देख सकते हैं। और पहला जो हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन। अब क्या आएगा हमारे पास? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन की अगर हम कॉम्पोजिशन की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन है हमारे पास? प्रेसिडेंट, यानी कि अ पर्सन हु इज और हैज बीन जज इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। मतलब कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी वो कैसे होगी? मतलब कि एक व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसको हम यहाँ का प्रेसिडेंट बनाएंगे, ठीक है। और इसमें मेंबर कितने होंगे? एटलीस्ट 2 अदर मेंबर्स मैंडेटरी। यहाँ पे एक चीज रखी गई है कि भाई इसमें एक महिला सदस्यों का होना जरूरी है या मेंबर का होना जरूरी है। देन आता है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। भाई इसका जो कंप्लेंट है वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपनसेशंस इज लेस देन और इक्विवेलेंट टू द 50 लाख है, तो उसके बारे में यहाँ पे मामले डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। 50 लाख तक के मामले यहाँ पे देखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इसका बेसिक फंक्शंस। एडजुकेट सिंपल कंज्यूमर ग्रीवियंसेस, ठीक है। मतलब जो सिंपल जो कंज्यूमर के ग्रीवियंसेस है उसको यहाँ पे देखा जाएगा और उसके ऊपर यहाँ पे न्याय देने का प्रयास किया जाएगा। प्रोवाइड्स कंपनसेशन रिफंड्स एंड पेनल्टीज, यानी कि ये क्या करेंगे? कंपनसेशन भी देने का प्रयास कर सकते हैं मतलब करेंगे। और रिफंड मतलब कि अगर मान लो कि आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है जहाँ से आपको अब क्या मिलना चाहिए, सर्विस आपकी अच्छी नहीं मिली, तो आपको रिफंड दिलाने का भी ये प्रयास करेंगे। और साथ में अगर होगा तो पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ये 3 केसेस हो गए। कैन ऑर्डर रिप्लेसमेंट, रिपेयर और रिफंड, ठीक है। ये तीनों चीजें कर सकते हैं। फिर आता है स्टेट कंज्यूमर कमीशन। स्टेट कंज्यूमर कमीशन में भी सिमिलरली प्रेसिडेंट होगा। पर्सन इज और हैज बीन अ हाई कोर्ट जज, यानी कि जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा? हाई कोर्ट जज लेवल का व्यक्ति होगा। और इसमें अगर सदस्यों की बात करें तो एटलीस्ट इसमें 4 सदस्य होने चाहिए, नॉट एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, और इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज्यादा ये बढ़ने नहीं चाहिए। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के मामले देखते हैं। अपील्स ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन में करते हैं। रिवीजन पिटिशंस फ्रॉम द DCDRC, ठीक है। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया होगा मामले उसके ऊपर ये अपनी जजमेंट भी दे सकते हैं। फिर आता है लास्टली नेशनल कंज्यूमर कमीशन। नेशनल कंज्यूमर कमीशन आता है हमारे पास, इसका जो हेड ऑफिस है दैट इज न्यू दिल्ली। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। एस्टेब्लिश कब किया गया इसे? 1988 में, 1988 में अंडर 1986 एक्ट, ठीक है। एंड कंटिन्यूड इन 2019 एक्ट, ठीक है। मतलब कि ये अभी 2019 का जब उन्होंने नया कानून बनाया तब भी जो इसका हेड ऑफिस है या हेडक्वार्टर है या एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब कि लोकेशन है, एग्जिस्ट लोकेशन, तो वो वहीं पे रहेगी। अब यहाँ पे बात की जाएगी किसकी? कॉम्पोजिशन की। मतलब कि इसका जो बेसिक कॉम्पोजिशन है वो क्या रहेगा? इसमें सबसे पहले तो वही प्रेसिडेंट की बात आएगी, सीट की। अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि एक व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन रखता है तो उसको यहाँ का प्रेसिडेंट माना जाएगा या बनाया जाएगा। और मेंबर की बात की जाए तो प्रिस्क्राइब नंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नंबर डिसाइड किए जाएंगे वही यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रहेंगे। फिर जुरिस्डिक्शन की बात करें तो 2 करोड़ के लगभग 2 करोड़ या 2 करोड़ से अधिक के मामले यहाँ पर नेशनल ट्रिब्यूनल्स में देखे जाएंगे, यानी कि जो नेशनल हमारे पास कंज्यूमर फोरम है
उसके बाद अपील्स फ्रॉम द स्टेट कमीशन, सारे की सारी जितनी अपील स्टेट कमीशन के माध्यम से आएगी, ठीक है। एंड रिवीजन जुरिस्डिक्शन ओवर द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, ये स्टेट कमीशन के जो जुरिस्डिक्शन है उसको ओवर रूल भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक अथॉरिटी है इनके पास की, दे कैन जुरिस्डिक्शन गिव द जुरिस्डिक्शन ओवर द स्टेट कमीशन, ये इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है। उसके बाद लास्टली दैट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 2019 एक्ट में दी गई है। ये कुछ बेसिक इसमें डेफिनेशंस की बात की गई है, ठीक है। इसमें क्या बात की गई है, सबसे पहले इसमें बात की गई है कंज्यूमर, कि भाई ये कंज्यूमर कौन होगा, ठीक है। इसमें अलग अलग पॉइंट्स में बात की गई है। कंज्यूमर एनी पर्सन हु बायज गुड्स एंड और अवेल द सर्विसेज फॉर कंसिडरेशंस बट नॉट फॉर रीसेल्स और द कमर्शियल यूजेस। कंज्यूमर कौन होगा, मान लो कि अगर आपने कंप्लेंट डालनी है तो आपने वहां कंज्यूमर लिखा है, लेकिन जो आपने प्रोडक्ट लिया था वो आपने किस पर्पज से लिया था, वो अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं लिया था, आपने लिया था रीसेल के लिए, आप बेचना चाहते थे किसी दूसरे व्यक्ति को। तो ऐसी स्थिति में आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में तभी आएंगे जब आप जो भी प्रोडक्ट क्या है खरीद रहे हैं, तो उसका फाइनल कंजम्पशन आप खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो एंड कंज्यूमर होने चाहिए, मतलब एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट आप होने चाहिए, ठीक है। देन यू आर कंसिडर एज द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर आपको समझ आ गया। दूसरा हमारे पास है कंप्लेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, कंप्लेंट, यानी कि एलिगेशंस रिगार्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, डेफिशिएंट सर्विसेज या ओवरचार्जिंग एटसेट्रा। तो ये आप कंप्लेन कर सकते हैं किसी, ठीक है, मतलब कि शिकायत, शिकायत है आप दर्ज कर सकते। शिकायत किस किस चीज के लिए हो सकती है, कि आपके साथ अनफेयर ट्रेड किया गया है, या प्रैक्टिसेस हुई है ट्रेड प्रैक्टिसेस, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया गया आपको, या आपके साथ डेफिशिएंट सर्विसेज की गई, मतलब जितनी सर्विस आपको बोली गई थी उतनी सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं की गई है, या ओवरचार्ज करा गया आपको, आपको लगता है कि भाई जो सर्विसेज है वो मुझे से ओवरचार्ज एक्स्ट्रा चार्ज लेके दी गई है, ठीक है। तो ऐसे मामले में आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। देन आता है प्रोडक्ट लाइबिलिटीज, दैट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर या सेलर्स टू कंपनसेट फॉर द डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मान लो कि आपके ने कोई भी प्रोडक्ट सेल किया है, तो उसमें मान लो कि कोई खामी है, उसमें कोई प्रोडक्टिव डिसफंक्शनलिटी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप या तो उसे क्या कर दीजिए, रिफंड कर दीजिए, या इसको रिटर्न कर दीजिए, या उसके बदले आप क्या नया प्रोडक्ट दे दीजिए, अदरवाइज यू कैन बी चैलेंज्ड इन दी कोर्ट। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट पावर ऑफ कंज्यूमर कमीशन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कि भाई जो एक पावर है इसकी क्या क्या पावर रहेगी। तो सबसे पहले है कि यहाँ पे समन विटनेस एंड एनफोर्स अटेंडेंस, दूसरा एग्जामिन एविडेंसेस ऑन ओथ, तीसरा आएगा ऑर्डर कंपनसेशन रिफंड्स एंड रिप्लेसमेंट। देन लास्ट है हमारे पास इम्पोज पेनल्टीज फॉर द नॉन कंप्लायंसेस, यदि मान लो कि आप ऑर्डर को नहीं मानते तो आपके अगेंस्ट क्या है कि उसमें पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है, ठीक है। बेसिकली बाकी तो यही चीज है कि भाई आपको समन दिया जा सकता है, या आपके जो एविडेंसेस है वो शपथ के द्वारा लिए जा सकते हैं, ठीक है। एविडेंसेस बेस्ड ऑन क्या लिखा गया, ओथ लिखा गया, ओथ का मतलब कि शपथ ली जाएगी आपसे जो भी आप एविडेंसेस दिखा रहे हैं। और साथ साथ कैन इशू इंटरिम ऑर्डर्स, मतलब कि ये क्या है, इंटरिम ऑर्डर भी दे सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन कंप्लेंट की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे आता है ई दाखिल पोर्टल है, ये इसके लिए है, मतलब कि अगर आपने इसके रिगार्डिंग कोई भी कंज्यूमर रिलेटेड कंप्लेंट करनी है, शिकायत करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या पोर्टल है, ई दाखिल पोर्टल है। इसमें आप क्या करना, फाइल कंप्लेंट ऑनलाइन फ्रॉम हेयर, ट्रैक द स्टेटस ऑफ द केसेस, अनेबल ई नोटिस एंड ई पेमेंट, और साथ में प्रमोट्स पेपरलेस कंज्यूमर जस्टिस, मतलब कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे पेपर वर्क कुछ भी नहीं करना, सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसमें आप सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या कर सकते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट जो है वो ऑनलाइन ही रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि जो आपकी जो कंप्लेन है उसका क्या है, रजिस्टर हो चुकी है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, या इसमें पेमेंट रिगार्डिंग वगैरह भी आप इसमें सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑनलाइन आ गया पहला पोर्टल। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ द कंज्यूमर कमीशन, यानी कि इसके लाभ क्या है हमें, ठीक है। तो पहला इसमें आएगा इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल रेमेडीज, यहाँ पे मिलेगी आपको। दूसरा स्पीडी रेडरेस कंप्लेंट, स्पेशलाइज्ड फॉरम विद द डोमेन्स नॉलेज एंड एम्पावरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि जो उपभोक्ता है उसका सशक्तिकरण करने का एक प्रयास है कि भाई उपभोक्ता के अधिकारों को भी सुरक्षित किया जाए, ताकि उनको किसी तरह से धोखाधड़ी
या दूसरे मेल प्रैक्टिस आदि से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये इसमें चीजें आएगी इसके एडवांटेज में, बट इसके लिए भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, कि अब इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो सबसे पहला आता है कि वैकेंट पोजीशन, सब हर ये तो हर जगह रहेगा कि भाई यहाँ पे हमेशा क्या है कि भाई यहाँ पे सीट्स की कमी रहेगी, वे सीट्स फुल फिल नहीं की जाती ऑफ द मेंबर्स और द जजेस, एंड डिले डिपॉजिट्स डिस्पार्ट्स बीइंग समरी कोर्ट्स, एंड लैक ऑफ द अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर, और लास्टली पुअर डिजिटल लिटरेसी और ई फिलिंग इन रूरल एरिया। यानी कि ई फिलिंग तो हमने कर दिया, लेकिन अभी क्या है कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को कि वो सारी चीजें एक्सेस कर सके, तो इसीलिए यहाँ पर लैगिंग आ जाती है और हमें दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, और हम अपनी चीजों को अपने तरीके से उसको ट्रैक नहीं कर सकते, तो ये एक तरह का चैलेंज है। देन हमारे पास क्या आएगा लास्टली, दैट इज सजेशंस फॉर द रिफॉर्म्स, कि भाई क्या क्या रिफॉर्म्स ला सके इसमें। फिल वैकेंसीज प्रॉम्प्टली, स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटलाइजेशन, एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे टीवी वगैरह में वो चलते ही थे पहले कि जागो ग्राहक जागो, एनकरेज मीडिएशन एंड एडीआर, एंड ट्रेनिंग्स ऑफ स्टाफ्स एंड यूज ऑफ एआई टेक एटसेट्रा, ये सारी चीजें इसमें आएगी। ठीक है, तो इसके बाद कंक्लूडली हम देख सकते हैं कि भाई इसको 2000